हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी जो आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट पेपर 3, उसके जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पहला। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या बोल रहा है, असर्शन कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, तो बोल रहा है कि जो मोलरिटी होगा, मोलरिटी एंड मोलरिटी आर ऑलवेज इक्वल। तो बोल रहा है कि जो मोलरिटी होगा और मोलरिटी वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना फार्मूला होता है, अगर हम लोग बात करें, फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू में 1000 इंटू में d, 1000 इंटू में m, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, m हो जाएगा डिवाइड बाई m इंटू में d, और यहाँ पे माइनस में क्या होता है m इंटू में m2, दैट इज अ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये स्मॉल m क्या है, मोलरिटी, और ये कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी। तो अगर यहाँ पे आप डेंसिटी का वैल्यू 1 रख दोगे तो ये मोलैरिटी और जो मोलरिटी है इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। दूसरा बोल रहा है कि डेंसिटी रिलेट्स द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, तो बिल्कुल सही बात है। जो आप ये फार्मूला देखो तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो मोलैरिटी और मोलरिटी दोनों को रिलेट करता है, तो दूसरा जो है रीजन वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो डी वाला ऑप्शन है, assertion is incorrect but reason is incorrect। ठीक है, assertion is incorrect but reason is correct, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देखिए आगे कितना दिया हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन है बोल रहा है कि उसमें 75% कार्बन है। तो अगर अपना 100% होगा हाइड्रोकार्बन, तो उसमें अगर 100 ग्राम होगा अपना हाइड्रोकार्बन, तो उसमें 75 ग्राम कार्बन है और 25 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25, यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाले तो 25 डिवाइड बाई 1, तो कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के, 25 मोल। वहीं पे हम लोग कार्बन का भी मोल निकाल सकते हैं 75, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसको जो आप लोग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है अपना इस तरीके से 6.25, ये वैल्यू आता है 6.25। ठीक है, तो अब इनका मोलर रेशियो ले, कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। मोलर रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन कार्बन का निकालेंगे कितना आएगा। यहां पे जब हम लोग इसको निकालते हैं, अच्छा यहां पर चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे कार्बन हाइड्रोजन करके निकाल लीजिए, दोनों सेम ही रहेगा। यहां पर कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 6.25, हाइड्रोजन कितना है 25 मोल है। तो इसको जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4। बोले तो यहाँ पर कार्बन कितने होंगे 1 और हाइड्रोजन कितने होंगे 4 होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपका जो इंपिरिकल फार्मूला है यही बन जाएगा अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट डाटा नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग इंपिरिकल फार्मूला को ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मान के करेंगे। तो एक कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने होंगे 4, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे इसमें 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेमिंग करना है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो क्या हो जाएगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें क्योंकि देखिए यहां पर डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद नाम लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 और 5 पर क्या है, इथाइल है, तो 4, 5 डाई इथाइल, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 1 1 4 और 6, 1 4 और 6 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ट्राई इन। तो इस तरीके से जो बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अगला बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉलिड अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट टू गिव्स द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोज। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है अपना ये डिसोसिएट हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इस तरीके से अमोनिया गैस में और CO2 गैस में। तो टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे जो अमोनिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अमोनिया का और जो CO2 है उसके ग्राफ को बढ़ते हुए दिखाना है, और ऑलमोस्ट जो अपना ये जो अपना रिएक्टेंट होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा लगभग में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, टाइम के साथ इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल नोड पूछ रहा है कि 3D ऑर्बिटल में कितना होगा। तो टोटल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है टोटल नोड का, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, n-1। और 3D ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 - 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसमें एक नोड यहाँ पर, अच्छा डी के लिए ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल में n का वैल्यू 3 हो जाएगा और l का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए s, l का वैल्यू SPD। तो s l का वैल्यू कितना हो 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n-1 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 3 और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो बोल रहा है कि द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सेकेंड के यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के बोल रहा है, तो यहाँ पर केवल लिखा हुआ एक्साइटेड स्टेट के लिए हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फर्स्ट से यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फार्मूले में लग के हम लोग En का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और n का वैल्यू 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आता है अपना यहाँ पर 13.6 इंटू में 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है, अमंग द स्पीसीज, ये जो स्पीसीज दिए गए हैं बोल रहा है कि इन विच सेट ऑल द स्पीसीज आर नॉन प्लेनर। बोल रहा है कि सारे के सारे स्पीसीज किसमें नॉन प्लेनर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्लेनरिटी चेक करने के लिए स्पीसीज होना चाहिए sp2 अगर, और वहीं पर या तो sp2 होना चाहिए या तो sp होना चाहिए, और वहीं पर अगर स्पीसीज sp3 है तो वो क्या होता है नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि sp3 जो ज्योमेट्री होता है वो नॉन प्लेनर होता है। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे किसमें सारे sp3 होंगे या उसके अलावा। तो अगर हम लोग पहले बात करें कार्बोनेट आयन का, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, मतलब टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 ऑक्सीजन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे हम लोग बात करें सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव चार्ज, तो हो गए 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस में 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, हाइब्रिडेशन आ जाएगा इसका sp3। और यहाँ पे हम लोग बात करें बोरान जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज, तो हो गए 6, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2। तो यहाँ पर 2 प्लेनर है और एक नॉन प्लेनर है, जबकि पूछा है कि सारे के सारे क्या होने चाहिए नॉन प्लेनर हो जाए, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर आर्सेनिक है, इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 है, तो टोटल हो गए 8। तो यहाँ पर इसके पास हो जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर और प्लस में 1 लोन पेयर, तो स्टेक नंबर हो गया 4, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। इसमें यहाँ पे चेक करें तो क्लोरीन के पास होते हैं 7, एक नेगेटिव चार्ज हो गए 8, तो ये भी इसके पास होंगे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसके पास होगा एक लोन पेयर, तो टोटल स्टेक नंबर हो जाएगा 4, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा
sp3। सेम यहाँ पे अभी निकाले थे, इसका कितना होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो स्पीसीज है वो sp3 है, और sp3 जो होते हैं ऑर्बिटल वो क्या होते हैं, वो नॉन प्लेनर में ज्योमेट्री में रहते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों स्पीसीज क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, नॉन प्लेनर होंगे मॉलिक्यूल स्पीसीज। तो इस तरीके से अपना बी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सो यहां पे बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा डिसोसिएशन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी आर रिलेटेड टू दिस फार्मूला। तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पर ये जो फार्मूला केपी का जो अल्फा, ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये जो अल्फा है बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो जहां पर भी अपना डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा होगा उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है, फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए होगा ये फार्मूला। तो यहां पर देखिए, तो ये फार्मूला यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल से 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि यहां पर देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और यहां पर भी ये क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और ये भी क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो केवल पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें रिएक्शन में दिखाया गया है कि 1 से 2 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो ए वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। देखिए जो एलिमेंट की पीरियोडिसिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो पीरियोडिसिटी चेंज होती है, जो एलिमेंट की पीरियोडिसिटी होती है, वो जनरली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टी पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो बोल रहा है कि इट, यहाँ पे बोल रहा है विच डज, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बोला है बॉन्डिंग नेचर, तो बॉन्डिंग नेचर पे डिपेंड करेगा पीरियोडिसिटी। दूसरा बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोसन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करेगा इसके रेशियो पर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द सेट ऑफ स्पीसीज हैव द सेम हाइब्रिडेशन स्टेट बट डिफरेंट शेप। लेकिन स्टेट उनका हाइब्रिडेशन बोल रहा है सेम होगा, लेकिन उनका जो शेप होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो सी वाला होगा इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका अगर आप चेक करोगे तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, शेप होगा, वो पिरामिडल होगा। वहीं पर H3O+ की बात करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है, तो इसका जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, अपना पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर इसके पास क्या है, ध्यान रखना है कि यहां पर चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, बट इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, बेंट शेप होगा। तो इस तरीके से सी वाले में अगर आप चेक करेंगे तो तीनों स्पीसीज का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उनका जो शेप होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। पहले का होगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दूसरे का पिरामिडल, और तीसरे का बेंट हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिकेट बॉल का मास दिया हुआ है के ग्राम में, तो इसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 kg इज लोकेटेड विद इन द, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको x, चेंज इन, तो पूछा है अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कितना होगा। सो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दिया हुआ है डेल्टा x, और हमको यहाँ पर मास भी पता है। तो हम लोग अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा x इंटू में डेल्टा v इंटू में m इक्वल टू में h/4 सो यहाँ से हमको निकालना है अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 m इंटू में डेल्टा x। तो वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻³ दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14,
और डेल्टा एक्स, यहां पर देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। और वहीं पर मास की बात करें तो मास कितना है 0.1 kg। ठीक है, ये मास हमको दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो जब फाइनली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अपना वैल्यू निकल के आता है इस तरीके से 0.527 इंटू 10⁻27। ठीक है, सो 22 कितना आता है ये 22, तो ये होता है अपना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो इस तरीके से अपना डी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से प्रिडिक्ट की जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एलिमेंट का वो हाईली बॉन्ड से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा दो एटम्स के बीच में, बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी के, पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एलिमेंट का वो मॉलिक्यूल के पोलरिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन होगा पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड इसको अफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा अपना सी ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट होगा। अगला क्या बोल रहा है कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रोपी चेंज का जो फार्मूला होता है किसके केस में, फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो ये होता है डेल्टा एस इक्वल टू में NR ln V2 डिवाइड बाई V1। ठीक है, सो अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। सो यहां पे बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के लिए क्या हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1/λ इक्वल टू में क्या हो जाएगा रिगबर्ट कांस्टेंट। ठीक है, रिगबर्ट कांस्टेंट इनटू में क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये λ1 कर देते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। अब दूसरा वहीं पे हम लोग बात करें फॉर हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर हीलियम एटम के लिए, हीलियम प्लस एटम। सो ये हम लोग इसको बोल देते हैं λ2 इक्वल टू हो जाएगा RH इंटू में जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा λ2, तो λ2 डिवाइड बाय हो जाएगा λ1। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू, और यहां पर अपना ये वैल्यू भी कट जाएगा, जेड का RH का वैल्यू रिगबर्ट कांस्टेंट का वैल्यू भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये हमारा हीलियम का था, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम। अब यहां पर हाइड्रोजन वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम इनटू में क्या हो जाएगा 1/Z का स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ का, तो यहां पे रख दीजिए 91.2 इंटू में जेड का वैल्यू हीलियम के लिए कितना होगा एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 91.2 इंटू में 1/4। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अपना वैल्यू निकल के आ जाता है 22.8। कितना आता है 22.8 नैनोमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से जो अपना बी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केपी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इक्वल टू केसी फॉर द गिवन रिएक्शन। तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या होता है, केपी इक्वल टू में क्या होता है केसी इंटू में RT के पावर
डेल्टा एन जी। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी, तो क्या होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर 3 + 1, तो 2 माइनस में 4 कितना आ जाएगा -2। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc, और RT के पावर कितना हो जाएगा -2। तो कितना आ जाएगा Kc डिवाइड बाई R स्क्वायर और T स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो जो Kp है Kc के कितने टाइम्स है 1/R² / T²। तो ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाइपर वैलेंट। तो हाइपर वैलेंट स्पीसीज किसको बोलते हैं, जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल 2-2 इलेक्ट्रॉन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर देखिए जो जिनॉन है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि इसके पास होते हैं 8 और 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो टोटल हो जाएंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे हम लोग बात करें अपना यहाँ पर जो अपना बोरॉन है, तो इसके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अपना कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो इसके पास हो जाएंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा हाइपर वैलेंट है, तो पहले वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और तीसरे वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है, बोला है कंपाउंड जेनॉन एंड फ्लोरीन इज फाउंड हैव द, यहाँ पर जेनॉन का परसेंटेज कंपाउंड में पाया गया इतना है, तो बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनॉन इन दिस कंपाउंड विल बी। तो जेनॉन और फ्लोरीन का कंपाउंड है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो होगा HCF, यहाँ पे FN। ठीक है, यहाँ पे F नंबर ऑफ एटम्स, N नंबर ऑफ फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ जिनॉन। तो परसेंटेज ऑफ जिनॉन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ जिनॉन निकालना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दिया हुआ है जिनॉन का 133, तो यहाँ पे रख दीजिए 133 डिवाइड बाई 133 प्लस में यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19, कितना होता है 19, तो 19 इंटू में कितना हो जाएगा N, और यहाँ पर इसका परसेंटेज दिया है कितना है 53.3। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से n का वैल्यू निकल के आता है 6। ठीक है, सो जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा XeF6। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू में 0। तो जेनॉन का यहाँ पर जो जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ क्या बोल रहा है कि IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड जस्ट आफ्टर एक्टिनाइट सीरीज। तो एक्टिनाइट सीरीज के जस्ट बाद जो एलिमेंट आएगा, बताइए उस एलिमेंट का IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा। तो ध्यान के रखना है कि 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एटॉमिक नंबर है, उसको एक्टिनाइट सीरीज में रखते हैं हम लोग, एक्टिनाइट सीरीज में। ठीक है, तो एक 103 के बाद कौन सा नंबर आएगा 104 आएगा, तो इसका IUPAC नेम हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा, और 4 के लिए क्या होता है क्वाड होता है। तो अन, नील, क्वाड, फिर लास्ट में IUM लगा दें क्वाडमियम, तो इसका नाम हो जाएगा अन नील क्वाडियम। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फेवरेबल कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। सो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है <0 होता है। ठीक है, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है
डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एच। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डेल्टा एच ग्रेटर देन एच डेल्टा एच। तो यहां पर अगर टी का वैल्यू पॉजिटिव रहे ऑलवेज और डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो, ये भी पॉजिटिव रहो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो हमेशा वैल्यू ज्यादा होगा डेल्टा एच से, और ऐसे केस में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो यहां पर जो प्रोसेस हो जाएगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, और यहाँ पर जो डेल्टा एच होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो ऐसे केस में अपना जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको रिएक्शन दिया गया है इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक एक फार्मूले, एक एक डाटा रखिए यहाँ पर ऑप्शन वाइज, और उसके बाद चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला ऑप्शन रखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर FeCl3 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर YH2S, और ये हो जाएगा FeCl2 प्लस में S और प्लस में HCl हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर एक एक वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो यहां पर रखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर x का वैल्यू रख दीजिए 2, ये हो जाएगा FeCl3 प्लस में y का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा H2S, और ये हो जाएगा अपना FeCl3 प्लस में S, और यहाँ पे हो जाएगा HCl। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ अपना x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो 2 फ्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 फ्लोरीन, 6 क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपना ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 क्लोरीन होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर अपना 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा, 2HCl करना होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। इधर भी 6 क्लोरीन, इधर भी 6 क्लोरीन, अपना ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 100 cc ऑफ N/10 NaOH solution is mixed with the 100 cc of N/5 HCl solution and the volume whole volume is made to 1 लीटर। तो बोला है pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों को मिक्स करना है, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप पता कर लेते हैं कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं बेस के, कितने मोल्स ऑफ HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखेंगे। सो अपना यहाँ पर NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, 100 वॉल्यूम दिया हुआ है और नॉर्मलिटी दिया हुआ है 10/N/10। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 नॉर्मल लिख सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 cc, 100 cc बोले तो 100 ml। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मलिटी को वॉल्यूम में, तो ये आ जाएगा अपना 10, कितना आ जाएगा, 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं HCl के लिए मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर HCl दिया हुआ है जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इसका नॉर्मलिटी दिया हुआ है N/5, तो कितना दिया हुआ है ये N/5, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0.02। तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगा और ये वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है, 100 cc बोले तो 100 ml। तो इसको हमको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 0.2 ही होगा। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दैट इज 0.2 इंटू में
कितना हो जाएगा 100। सो ये आ जाएगा आपका 20 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां से हम लोग मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए बेस का और ये निकाल लिए एसिड का। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो HCl है वो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोग बात करें एक्सेस ऑफ HCl कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10। तो 10 इक्विवेलेंट जो है HCl वो क्या होगा, एक्सेस में होगा। ठीक है। सो H प्लस के जो मोल यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं H प्लस का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, तो मिल इक्विवेलेंट कितना है 10 है, और यहाँ पर ये निकल गया मिल इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा 1 लीटर के सॉल्यूशन में। बोल रहा है ना कि ये अपना 1 लीटर बना देते हैं, तो ये 1/10/100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -2 n, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है। सो यहां से नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को हम लोग मोलरिटी भी लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये अपना एन फैक्टर जो HCl का होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी होगा और जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूँ इस प्लस का, क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 मोलर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होगा अगर एन फैक्टर क्या है 1 है। तो यहां से अपना जो pH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर -log कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर -2 हो जाएगा। तो ये निकल कितना आ जाएगा 2। तो जो pH हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीसीज। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, तो उसका जो ट्रिक होता है बॉन्ड ऑर्डर का उसका लिख लेते हैं, जिससे काफी हेल्पफुल होगा इसको निकालना बॉन्ड ऑर्डर को। तो 14, 15, 16, 17 यहाँ पे माइनस करते जाइए, 13, 12, 11। सो जब 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, और जब 15 होता है तो 2.5, 16 होगा तो 2.0, 17 होगा तो 1.5। उसी तरीके से 13 होगा तो 2.5 हो जाएगा, और 12 होगा तो 2.0, और 11 होगा तो 1.5 हो जाएगा। सो कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें O2 प्लस का, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16, और एक प्लस चार्ज है तो निकल जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है। O2 की बात करें, O2 बोले तो 16, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और O2 माइनस की बात करें तो 16 और एक नेगेटिव चार्ज लेकर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो होगा बॉन्ड ऑर्डर वो O2 प्लस का होगा, फिर O2 का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा O2 का, यहाँ पर O2 माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन कोशिएंट Q फॉर द रिएक्शन N2 प्लस में 3H2 गिव्स अमोनिया इज गिवन बाय द, ये इक्वेशन से। तो बोल रहा है कि द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां पर बोल रहा है रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर लेफ्ट उल्टा जा रहा है रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में ध्यान रखना है कि आपका जो Q होता है, कोशिएंट होता है, वो Kc से क्या होता है ज्यादा होता है। क्या होता है, Kc से ज्यादा होता है। तो ये आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू द फॉर्म SO2 विच इज ऑक्सीडाइज बाय Cl2 वाटर के। तो द सॉल्यूशन देन ट्रीटेड विथ BaCl2 सॉल्यूशन, द बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ BaSO4 कितना इसका प्रिसिपिटेट बनेगा। तो जो BaSO4 होता है वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे बोल रहा है कि सबसे पहले 4 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न किया जा रहा है। अगर तो 4 ग्राम ऑफ सल्फर है तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कितने मोल सल्फर होंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फर निकालें, तो यहां पर 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर अपना 36 कितना हो जाएगा 32।
कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0.125 मोल। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो कितना है 0.25 मोल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएं सल्फर का ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर 1 मोल सल्फर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल SO2 गैस बना रहा है। तो 1 मोल सल्फर से 1 मोल SO2 गैस बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन को रिएक्शन से कि 0.25 ग्राम अगर आपके पास मोल हो, 1 मोल से इतना मोल बन रहा है SO2 गैस, तो अगर आपके पास 0.25 मोल हो तो उससे आपका कितना बनेगा 0.125 मोल ही बनेगा SO2 गैस। ठीक है, तो जो SO2 गैस बन रहा है कितना बन रहा है 0.125 मोल। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि विच इज ऑक्सीडाइज बाय द Cl2 वाटर। तो अब क्या करना है, जो SO2 है इसका रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ और वाटर के साथ। तो जब SO2 गैस Cl2 और H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपका H2SO4 और HCl। क्या बनाएगा H2SO4 और प्लस में 2HCl। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। सो यहां पर भी 2 कर दीजिए। ओके, सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहां पे इस ध्यान से रिएक्शन को देखिए तो आपके 1 मोल SO2 गैस से 1 मोल H2SO4 बन रहा है। लेकिन अगर आपके पास कितना हो 0.125 मोल है SO2 के, तो H2SO4 भी कितना बनेगा, तो यहां पे बोल सकता हूं कि 0.125 मोल SO2 से आपका कितना बनेगा H2SO4 0.125 मोल बनेगा H2SO4, क्योंकि 1 मोल से इतना बनना है तो इतने मोल से इतना बनेगा। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि H2SO4 को BaCl2 के साथ ट्रीट करते हैं। तो H2SO4 का रिएक्शन करा दीजिए इसके साथ BaCl2 के साथ। तो यहां पे रिएक्शन करा दीजिए, क्या बन जाएगा यहां पे क्या बन जाएगा BaSO4। तो जो BaSO4 होता है ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो BaSO4 होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और 2 मोल HCl बना लेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 मोल H2SO4 से 1 मोल BaSO4 बन रहा है, तो हमारे पास कितने हैं 0.125 मोल H2SO4 से आपका 0.125 मोल बनेगा BaSO4। ठीक है, तो BaSO4 कितने बनेगा 0.125 मोल बनेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग द इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन फ्रॉम 4 लीटर टू 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है अगेंस्ट 1 बार प्रेशर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द गैस। तो गैस का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। तो ध्यान क्या रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए फॉर ए मोनोएटॉमिक जो आपका मोनोएटॉमिक आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस के लिए जो लैम्डा होता है कितना होता है 3/5 होता है। कितना होता है 5/3। कितना होता है 5/3 होता है। 5/3 होता है। ठीक है, सो यहां से हमको अभी यूज करेंगे इसको। तो यहां से अगर हम वर्क निकाले, वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। सो पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है यहाँ पे -1 बार। ठीक है, और V2 यहाँ पर कितना है 1 - 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ 4 - 3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बार कितना आ जाएगा लीटर, 3 बार लीटर हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि लीटर को हमको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 जूल। तो ये क्योंकि 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल के। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे वर्क। अब यहां पर बोल रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर आपका प्रोसेस कैसा है एडियाबेटिक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जो आपका Q होता है वो 0 होता है। Q का होगा
जीरो होगा तो डेल्टा यू जो होगा इक्वल टू होगा डब्ल्यू के। तो जो डेल्टा यू निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 300 जूल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 300 जूल हो जाएगा। और फॉर आइडियल गैस के लिए हमको पता है कि जो डेल्टा एच होता है डिवाइड बाय डेल्टा यू होता है वो गामा के इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा एच आ जाएगा गामा इंटू में डेल्टा यू, तो गामा कितना है 5/3 इंटू में 300। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 500 जूल। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एच का वैल्यू। सो सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज KSP। तो बोल रहा है द देन सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन x मोलर KCl इज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी यहाँ रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले AgCl का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहां पर ये सॉलिड में है, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस एक्वस, और यहां पर हो जाएगा Cl माइनस एक्वस। सो अगर ये अपना कितना है 1 है तो स्टार्टिंग में 0 0 होगा, आफ्टर टाइम t 1 माइनस यस, तो ये बनेगा यस, और ये कितना बनेगा s प्लस एक्स, क्योंकि इसका प्रेजेंट है कि Cl प्रेजेंट है, तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट के पहले से सॉल्यूशन में Cl माइनस है तो जुड़ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ध्यान दें तो जो अपना जो यस का जो वैल्यू होगा वो एक्स की तुलना में बहुत ही कम होगा, तो इसको मैं इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट होगा, पहले से Cl माइनस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में ली-चार्टियर प्रिंसिपल के अनुसार। तो इस तरीके से हम लोग इसका के एसपी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पे के एसपी क्या आ जाएगा, ये कितना है एस है, और इंटू में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमको पूछा था सोल्युबिलिटी कितना होगा AgCl का, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा KSP डिवाइड बाई एक्स। तो ये आपका सोल्युबिलिटी एस निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि 400 ml ऑफ 0.5 HCl ऑफ सॉल्यूशन अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और बोल रहा है 0 पॉइंट यहाँ पे मोलर रहेगा। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन, देन द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो अपना HCl है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, और क्या बना रहा है अपना NaCl बना रहा है, और क्या बनेगा यहाँ पर H2O बनेगा वाटर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको यहाँ पर 400 ml दिया हुआ है वॉल्यूम और इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से इसका मोल निकाल सकते हैं HCl का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 इंटू में 0.5, तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर 200 क्या हो जाएगा 200 मिलीमोल। यहाँ पर मिलीमोल आएगा क्योंकि ml में जो अपना वॉल्यूम ml में है, तो क्या आएगा मिलीमोल आएगा। उसी प्रकार से यहां पर इसके मोल्स निकाल लेते हैं 600 इंटू में 0.2, तो ये कितना आ जाएगा अपना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 120 मिलीमोल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए इसका NaOH का 120 मिलीमोल रिएक्ट विथ 200 मिलीमोल, तो यहां पर ये कितना बनेगा अपना, ये अपना आफ्टर द रिएक्शन, ये तो इनिशियल हो गया, आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसमें अपना 120 जो मोल होगा NaOH का वो HCl के 120 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80 मिलीमोल, और ये कितना बनेगा यहाँ पर अपना 120 मोल। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो अपना क्या हो जाएगा, वो NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि कितना रिएक्शन होगा। तो हमको जैसा कि पता है कि एक मोल हीट जो होता है, एक मोल के लिए कितना होता है 57.1 किलो जूल, क्या होता है किलो जूल पर मोल होता है। तो ये होता है जो किलो जूल पर मोल के लिए होता है, एक मोल के लिए जब एक मोल रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट रिलीज होता है 57.1 किलो जूल पर मोल। बट हमारे पास कितना है 120 है, कितने मोल्स हैं 120 मिली मोल्स हैं, तो हीट रिलीज निकालना है, ये तो एक मोल के लिए है, तो हीट रिलीज निकालेंगे
120 मिली मोल को कन्वर्ट कर दीजिए मोल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका, ये तो 1 मोल के लिए है, इतने मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मोल के लिए आ जाएगा, तो 57.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके 120 मिली मोल के लिए। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 6.85 किलो जूल, तो इतना हीट रिलीज होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, तो यहां पर देखिए जो दिया गया है इसमें पूछ रहा है ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो यहां पर 5 कार्बन है, 5, और यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या है, सेम नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना है कि अपना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे और ना ही चेंज बाय एडिंग एसिड और अल्कली। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है KW ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगला क्या बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, तो यहां पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग इसको तीनों इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं वो हमेशा, तीनों इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम साइड होना चाहिए, चाहे उसको एक ही साथ आप ऊपर साइड दिखा दो, चाहे आप तीनों के जो डायरेक्शन है उसको नीचे साइड इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पहला वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला नहीं, तीनों का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यहां पर भी नहीं, ये भी गलत होगा, लास्ट वाला जो है तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्थ वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 4 जो होगा वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नोन टू द रिएक्शन इन द बॉडी, सो बोल रहा है कि CO2 escapes फ्रॉम द सिस्टम, CO2 क्या हो रहा है, एस्केप हो रहा है सिस्टम से। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 escape हो रहा है, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो जो H+ होगा उसका भी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, डिसोसिएशन कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल डिसमिस, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लार्ज हीट रिजर्वर एट द 400 केल्विन टू द अनदर लार्ज हीट रिजर्वर एट 300 केल्विन, सपोज देयर इज नो हीट चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट, तो बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ द डेल्टा एस सोर्स, डेल्टा एस सिंक एंड डेल्टा टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा एस सोर्स का, तो कैसे निकालते हैं, तो यहां पे निकालेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय द सोर्स डिवाइड बाय हीट ऑफ द सोर्स, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर जो अपना सोर्स है ये देखिए हीट रिलीज कर रहा है, तो माइनस में कितना कर देंगे इस तरीके से 100, माइनस में 100 इंटू में किलो जूल में है तो इसको जूल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दिए, सोर्स का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, तो इस तरीके से अपना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -250 जूल पर केल्विन। उसी तरीके से डेल्टा एस सिंक का निकालेंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, हीट एब्जॉर्ब बाय द तो सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो यहां पर कर देंगे 100, ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100 इंटू में 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है इसका 300 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 33333 यहां पर जूल पर केल्विन, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा। सो यहां से अगर हम लोग डेल्टा एस निकालें तो डेल्टा एस निकालने के लिए क्या करें, डेल्टा एस टोटल निकालें तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो दोनों वैल्यूज हैं इनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे -250 प्लस में 350.33, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये अपना वैल्यू निकल के आता है 83.33, कितना आएगा 83.33 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, सो यहां पर बोल रहा है कि अब ये हम लोग ये अपना क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया, यहां पर ये डेल्टा एस हो जाएगा और ये भी निकाल लिए हैं टोटल, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों जोड़ दें, मतलब कि 2 टाइम्स कर देते हैं,
तो इस वैल्यू का 2 टाइम्स कर देंगे तो अपना फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 83.33 इंटू में 2, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 167 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड क्या हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है डाइऑक्सीजन डाईफ्लोराइड का, O2F2, ये होता है डाइऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो इसको x मान लीजिए 2x। ऑक्सीजन फ्लोरीन का कितना होता है -2 होता है, तो यहाँ पे -2, एक का -1 होता है, 2 है तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा +2, x का वैल्यू आ जाएगा +1। तो जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाइट फास्फोरस बोले तो P4 रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ एंड प्रोड्यूस कर रहा है PH3 और साथ में NaH2PO4। तो बोल रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो फास्फोरस है वो एलिमेंटल में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो फास्फोरस है ये -3 में है और यहाँ पे जो फास्फोरस है ये किस में हो जाएगा, यहाँ पर +3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, +3 में। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर O2 है, वेट अ मिनट, यहाँ पर O2 है तो PO2 लिख देते हैं यहाँ पर PO2। सो यहाँ पर -4 +3 कितना आ जाएगा, +1। तो ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन में तो जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सेम एलिमेंट क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है 0 से +1 में। जब एक ही कंपाउंड का सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला बोला है A2B इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, बोल रहा है A2B जो होगा वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस क्या है, गलत है, यहाँ पर ये एंडोथर्मिक नहीं होगा। A2B बोल रहा है कि ये क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक, दोनों में एंडोथर्मिक कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है कि यहाँ पर C2, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि C2A इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो C2A है ये आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो डेल्टा U है वो साइक्लिक प्रोसेस ABCD ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है अपना एक स्टेट फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ABCD क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो है ये वाला जो आपका कंपाउंड है दोनों ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आप इसको रिवर्स कर दो, इस कंपाउंड को इसको रिवर्स कर दो तो ये दोनों कंपाउंड जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, पोजीशन इनका क्या है बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है। तो बी वाला जो ऑप्शन बोल रहा है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बोल रहा है चेन आइसोमर, तो ये चेन आइसोमर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में क्या है सेम है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी बोल रहा है पोजीशन आइसोमर, जबकि ये क्या होगा चैन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है मेटामर, जबकि मेटामर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। तो अपना बी वाला जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पहला बोल रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अगर यहां से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो ये सही है क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आर्गन और उसके बाद क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, तो ये ऑर्डर क्या है सही है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन और फिर सबसे कम होता है ब्रोमीन का, बेरिलियम का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सोडियम का जो साइज होता है वो रूबिडियम से ज्यादा होता है, जबकि पता है कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है बढ़ता है। सोडियम जो होता है
वो क्या होता है, रूबिडियम से ऊपर आता है। तो जो साइज होना चाहिए रूबिडियम का वो ज़्यादा होता है सोडियम से। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो इस तरीके से अपना जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ यस टू फ्लोरो ब्यूटेन कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा यस होगा, किसका कन्फिगरेशन यस किसका होगा। तो इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग इसका नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पर फोर्थ किस पे आ रहा है, बॉन्ड वाले पे आ रहा है, वेस्ट डेस्क पे होना चाहिए था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इसको 2 बार अगर हम लोग क्या करें, इसका रिप्लेसमेंट करें तो कन्फिगरेशन भी चेंज नहीं होगा। तो इसका 4 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना CH3 और ये आ जाएगा अपना किस पे आ जाएगा, ये इस तरीके से फोर्थ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना CH2 CH3 और ये हो जाएगा अपना वेज पे आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और ये हो गया और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 का डायरेक्शन जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है और ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो सी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सो बोल रहा है कि द बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सर आप। तो देखिए जो बफर सोल्यूशन होते हैं वो बनते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, वीक एसिड प्लस में उसी का सॉल्ट होना चाहिए, इट्स सॉल्ट, ये बन जाएगा अपना एसिडिक बफर। वहीं पर जब हम लोग क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं और साथ में उसका सॉल्ट लेते हैं तो इससे बनता है आपका बेसिक बफर। तो चेक कर लेते हैं। पहला बोल रहा है सोडियम एसिटेट एंड एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है और सोडियम एसिटेट उसका सॉल्ट होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है सोडियम क्लोराइड एंड HCl जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये नहीं होगा अपना। अगला क्या बोला है, अमोनियम एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों ही क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये सॉल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों वीक नेचर के हैं। यहाँ पे अगला बोल रहा है कि अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला, अच्छा यहाँ पे जो अमोनिया होगा ध्यान रखिएगा, ये आपका अमोनिया होता है वीक और ये उसका सॉल्ट है। ठीक है, ये करेक्ट होगा तीसरा वाला। चौथा वाला जो बोला है अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो फोर्थ वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो होंगे ये क्या होंगे, आपके बफर सॉल्यूशन होंगे। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाइब्रिडेशन ऑफ मिडिल कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड क्या होगा। तो कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है, C3, यहां पर C3O2, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर ऑक्सीजन जो होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन। तो जो मिडिल वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp, क्या हो जाएगा sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी फॉलोइंग कर्व्स आर करेक्ट। तो देखिए जो यहाँ पर हम लोग जितने रेडियल नोड आते हैं उतनी बार एक्सिस को कट करना चाहिए आपका ग्राफ में। सो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रेडियल नोड का, तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1। तो यहाँ पर तीसरा वाले के लिए निकालते हैं हम लोग, इसका 3 हो जाएगा, 3 - 1 यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका साई स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ पर जो आपका ग्राफ होगा वो एक बार कट करेगा एक्स एक्सिस पे और उसके बाद ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर कट करेगा और ये ग्राफ भी सही है। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा वाला होगा, वो करेक्ट होगा, ओनली 3 कर्व। ठीक है, जो तीसरा वाला कर्व है तीसरे वाले में वो बिल्कुल सही होगा।
ठीक। अगला क्या बोल रहा है कि द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन असाइन फॉर द कंपाउंड 1 एंड 2 विल बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो मैच कराते हैं। यहाँ 1 1 2 2। अब यहाँ पर देखिए तीसरे तक मैच कर रहा है, लेकिन चौथे पर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन है। इसका मतलब पीओटी इसको फर्स्ट देना है, इसको सेकंड देना है, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ देना है। तो 1 2 3 का डायरेक्शन ये होगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये अपना एस हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे। और दूसरा वाला नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 का डायरेक्शन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से डैश पर है 4 पे। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके रोटेट कराते हैं। 1 2 3 इस तरीके से मिलेगा, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में है। और इस तरीके से अपना क्या है, डैश पे है। तो जो आर होगा, यहाँ पे डैश पे है, तो जो आर होगा उसको रिवर्स करके हम लोग क्या कर देंगे, एस कर देंगे। यहाँ पे आर ही होगा, इसमें रिवर्स नहीं करना होता। जब ये क्या होता है, जो आपका लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला होता है, जब वो डैश पे होता है तो उसको रिवर्स नहीं करना है, तो ये आर का आर ही रहेगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इस तरीके से पहले वाले का यस और दूसरे का आर हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम क्या हो जाएगा। देखिए जो अपना बाईवैलेंट होता है, ध्यान रखना है, जो अपना बाईवैलेंट यूरोपियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनॉन 4f7, और वहीं पर जो ट्राईवैलेंट सीरियम होता है उसका होता है 4f1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो एग्जाम्पल, ठीक है, प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक अमोनियम, ये आपका हो गया फेरिक अमोनियम, फेरिक एलम कैन बी मेड फ्रॉम द सिंपल ऑफ द आयरन कंटेनिंग 0.005 ग्राम ऑफ आयरन। तो इतने ग्राम ऑफ आयरन से कितने हम लोग बना सकते हैं, अपने कितने ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक एलम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितने मोल्स आपके आयरन प्रेजेंट है। सबसे पहले निकाल लेंगे मोल्स ऑफ Fe। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 56। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 पावर -4 मोल्स हो जाएगा, इतने मोल्स। ठीक है, और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 मोल आयरन कंटेन करता है आपके 1 मोल फेरिक एलम में। ठीक है, आपका 2 मोल जो आयरन है कंटेन करता है 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ फेरिक एलम। ठीक है, सो हमारे पास अगर 1 मोल हो तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। बट हमारे पास कितना प्रेजेंट है 10 के पावर -4 मोल ऑफ आयरन है। तो 10 के पावर -4 मोल ऑफ Fe के लिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 10 के पावर -4 मोल ऑफ फेरिक एलम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू में 10 के पावर -4 मोल। तो इतने ग्राम से आपके इतने मोल्स ऑफ फेरिक एलम का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है 16 ग्राम ईच O2 एंड O3 कंटेन इतने एटम्स। निकाल लेते हैं, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं कि मोल्स कितने हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएगा, गिवन मास 16, मोलर मास 16, कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का 32। तो ये हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से अगर निकाले मोल्स ऑफ O3 तो कितना हो जाएगा ये 16 ग्राम ईच बोला है, तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 48। तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर जो मोल आएंगे ओजोन के वो कितने प्रेजेंट है 1/3। तो नंबर ऑफ एटम अगर निकाले, नंबर ऑफ एटम तो कैसे निकालेंगे,
नंबर ऑफ एटम ऑफ O2। तो 1/2 इंटू में एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है तो इंटू में 2, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला हम लोग निकालते हैं यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन O3 में। O3 में निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो इस तरीके से यहां पर हो जाएगा 1/3 मोल्स हो गया, इसमें एटम कितने होंगे, ओजोन में एक मोल में 3 है तो यहाँ पे 3 इंटू में Na, तो कितना हो जाएगा Na। तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें बोल रहा था कि Na/2 होगा और इसमें Na/3 होगा, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा बोल रहा है कि 16 ग्राम ऑफ O2 एंड O3 कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, दोनों में एटम जो होंगे वो सेम होंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट फॉल्स, बस दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक यही था अपना सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के और रिवाइज करके आइएगा। ठीक, तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।